नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य की पतनोन्मुखी परिस्थितियों का लाभ उठाकर कई अधीनस्थ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित तो कर लिया, किंतु भारत में ऐसी कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। इस कारण भारत में प्रारंभिक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियों के बीच क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से एक चतुर्भुजी संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेज़ों को विजयी प्राप्त हुई। कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को जीतकर भारत में अपने उपनिवेश की स्थापना की। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, और भारत में एक औरंगजेब के बाद ऐसी कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध सके, या सत्ता नहीं थी जो एक सूत्र में बांध सके। भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने यूनानियों के समय से थे। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। सवाल उठता है, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोप को एशिया से व्यापार के लिए पुनः नए मार्गों की खोज करनी पड़ी। धातव्य है कि जब वर्ष 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशियाई माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्गों तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। जो पुराने मार्ग थे वो तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इस तरह पूर्वी देशों और यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग पर अंकुश लग गया। इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारिक भारत और इंडोनेशिया के स्पाइसी आइलैंड, मसाले के द्वीप के लिए नए और अधिक सुरक्षित मार्गों की तलाश करने लगे। प्रारंभ में यूरोप की मंशा व्यापार में लगे अरबों और वेनिसवासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने से था। यूरोपियों के लिए अब नई समुद्री मार्ग खोजना उतना कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि 15वीं और 16वीं सदी तक यूरोप में पुनर्जागरण व प्रबोधन के परिणाम स्वरूप नई भौगोलिक खोजों को केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा था। यानी जो यूरोपीय देश थे उनमें 15वीं और 16वीं सदी में पुनर्जागरण हो गया था, और वो वहाँ के शासकों के द्वारा उन्हें नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा था। साथ ही जहाज़ निर्माण और समुद्री यात्रा की प्रगति तथा कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र होता है, उसे कुतुबनुमा के नाम से जाना जाता था, का आविष्कार भी हो गया था। फलतः यूरोपीय लोग अब यह कार्य करने में अच्छी तरह समर्थ थे। नई समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने उठाया। इन देशों के नाविकों ने अपनी सरकारों की सहायता से भौगोलिक खोजों का एक नया युग प्रारंभ किया। इसी पृष्ठभूमि में स्पेन का नाविक कोलंबस 1492 में भारत की खोज के लिए निकला था, परंतु वह भटककर अमेरिका चला गया। इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज कर दी। 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला, जिससे वह उत्मासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट केरल पर पहुंचा। यानी 1492 में स्पेन का नाविक कोलंबस था, वो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वह रास्ता भटक गया और अमेरिका में पहुंच गया और अमेरिका की खोज कर दी। और 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज करता है। वह केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट पर पहुंचता है। आगे पुर्तगालियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों का आगमन सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक उस उत्मासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था।
हिंदू शासक जमोरी ने उनका स्वागत किया था। किसका? वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया था। किन्होंने विरोध किया था? अरबी व्यापारियों ने। विरोध का कारण आर्थिक हित था। अतः वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वापस स्वदेश लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। कितने गुना दामों पर बिका? 60 गुना दामों पर। परिणामतः इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। इसी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया था। पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई। वास्तव में पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में ही पूर्वी समुद्री व्यापार हेतु आज्ञापत्र दे दिया था। 1500 में पेड्रो अल्वरेंज केब्रोल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आता है। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, जिसे जमोरिन द्वारा बंद करा दिया गया था। यानी पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की थी, लेकिन इसे जमोरिन ने बंद करवा दिया गया था। इसके बाद 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोच्चि के पास पहली फैक्ट्री व्यापारी कोठी की स्थापना की। इसके बाद कुन्नूर 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1503 में। कहाँ पर? कोच्चि में। और दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में 1505 में। अब भारत में कौन कौन से वायसराय आए उनके बारे में देखेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है। 1508 में वह चोल के युद्ध में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा और मिस्र तथा तुर्की शासकों से समुद्री बेड़े को पराजित किया। दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कब तक? 1509 में आया और 1515 तक भारत में रहा। दूसरा वायसराय बनकर आया। उसने अल्मेडा को ब्लू वाटर पॉलिसी बंद कर दी। अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया। और 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गुजरात छीन लिया। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को पटकल के दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन किया था। भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए किसने प्रोत्साहन किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तीसरा महत्वपूर्ण वायसराय कौन था? निनो डी कूना। निनो डी कूना भारत में कब से कब तक रहा? 1529 से 1538 तक। अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। 1530 में कोच्चि की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जब कोच्चि को जीता था 1510 में, निनो डी कूना ने गोवा को 1530 में राजधानी बनाई। किसकी? पुर्तगालियों की। निनो डी कूना ने गुजरात के शासक अब्दुल बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज़ पर उनकी हत्या कर बसीन और दीव को जीत लिया। कब जीता? बसीन को जीता 1534 में और दीव को 1515 में। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया
और पुर्तगालियों ने कार्टेजा पद्धति लागू की, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज़ को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कार्टेजा लेना पड़ता था, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था। जो कार्टेजा लेता था यानी लाइसेंस लेता था उसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था। उल्लेखनीय है कि अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु कार्टेजा स्वीकार किया था। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, होर्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियाँ स्थापित की। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। भारत और जापान के साथ व्यापार का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे भारत में? पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में गोथिक कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला में किसका विकास हुआ? गोथिक कला का विकास हुआ। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट, भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति आदि का मराठाओं व मुगलों द्वारा विरोध किया था। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया था। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया, जिससे भारत में मुंबई क्षेत्र ब्रिटिश को दहेज के तौर पर प्राप्त हुआ। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ? ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ और इनको दहेज में क्या प्राप्त हुआ? बम्बई का क्षेत्र। तो बाद में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। जो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बम्बई का क्षेत्र प्राप्त हुआ था उसको 10 पाउंड पर वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गई। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।